दिया। डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में आ गया ये गुत्थी बहुत ऐसी है, सुलझने वाली नहीं है जल्दी। एक हुँ, दिन में नहीं होगा, साल भर लग जाएँगे। तो अब रशिया को समझ में आ गया कि उँगली टेढ़ी करनी ज़रूरी है। हुँ। तो उन्होंने बोल दिया चलो हम अपना पेमेंट सिस्टम बना लेते हैं। तो अब चाइना पैसा दे रहा है यूरोप को, ताकि वो अमेरिका के स्फीयर से बाहर आए और खुद अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करे। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज बात करने वाले हैं हम रशिया और अमेरिका और ब्रिक्स नेशन की अगर हम बात करें इन इन शॉर्ट। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, उनको अपना खुद का एक पेमेंट सिस्टम बनाने की या उसको मर्ज करने की ज़रूरत है। सभी कंट्रीज़ के पास अपना-अपना एक पेमेंट सिस्टम है, भारत के पास यूपीआई है, ऐसे ही और देशों के पास अपना-अपना सिस्टम है। अब हम सब जानते हैं कि प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स करेंसी को लेकर उन्होंने साफ-साफ कहा था कि अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया जाएगा तो अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। और जो ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं, चाइना पे पहले ही उन्होंने भारी टैरिफ लगाया हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, उस पे भी बात चल रही है, जिसको हम बायलैटरल ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। ऐसे में और अभी हमने देखा है कि रशियन प्रेज़िडेंट से जो यूएस एनवॉय मिले, उसमें भी कुछ ख़ासा निकल कर नहीं आया है। तो इस सारी चीज़ों को मिला-जुला कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रशिया और भारत इस सारी सिचुएशन से अपने एडवांटेज में जो ट्रेड डील भारत की है और जो अमेरिका और रशिया के बीच में वार्तालाप चल रही है, उसको अपने फ़ेवर में किस तरह से इस्तेमाल कर पाएगा। आज की चर्चा करेंगे इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अभी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बात कही है एक बार फिर से ब्रिक्स करेंसी या ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को बनाने के लिए। पहले ही हम देख चुके हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप तो इस पे खुलकर बोल चुके हैं। लेकिन उसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी और अब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? कुछ ख़ास फल निकल के नहीं आया यूएस एनवॉय जो प्रेज़िडेंट ट्रंप से मिले हैं उसके बाद? देखिए, आपको मालूम है जब डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया था कि मैं 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन का युद्ध मैं खत्म कर दूँगा। आपको भी मालूम है, ठीक है? जी। और देखिए उन्होंने ट्राई भी की, उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाए भी, फिर उसको वहाँ पे डाँट भी लगाई फूलिश प्रेसिडेंट और उसको वापस भेज दिया। डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में आ गया ये गुत्थी बहुत ऐसी है, सुलझने वाली नहीं है जल्दी। एक हुँ, दिन में नहीं होगा, साल भर लग जाएँगे। हुँ, तो अब देखिए रशिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही, ठीक है? इसके लिए ऑलरेडी रियाद में वो लोग बात कर चुके हैं इनिशियली, फिर वो लोग जेड्डा में बात किए, फिर इस्तांबुल में बात हुई और जिस हिसाब से इस्तांबुल में बात हुई है, उसमें उन्होंने क्या बोला, हम दोनों एक-दूसरे की एक-दूसरे के देश में रिज़म्पशन ऑफ फ्लाइट सर्विसेज़ करते हैं, अपने एनवॉय कॉन्सुलेट खोलते हैं। अमेरिकन कंपनीज़ को बोल रहे हैं कि रशिया में यूरोपियन कंपनीज़ छोड़ के गई हैं, आप वो सारे बिज़नेस ले लीजिए। अमेरिका को बोल रहा है कि रशिया के रेयर अर्थ मिनरल्स में आप इन्वेस्ट करिए, सब बात ठीक है। बट आपको मालूम है कि रशिया के अराउंड $500 बिलियन वेस्ट ने कन्फिस्केट करके रखा है। जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे 2022 में, आपको मालूम है $300 बिलियन बता रही है मीडिया, पर एक्चुअल में $500 बिलियन थे। ये $200 बिलियन कहाँ का है? दिस दिस $200 बिलियन इज फॉर द रशियन ओलिगार्क, ठीक है? जो रशिया के जो वेल्दी है, जैसे रशिया के अदानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा वैसे लोग हैं। तो उन लोगों के पैसे उठा के उन लोगों ने वो सब कन्फिस्केट कर दिया। अब उस पैसे को ये लोग यूक्रेन को दे रहे हैं कि आप अपना वॉर कंटिन्यू करते रहो। तो अब रशिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि आप हमारे वो रिजर्व्स हमें लौटाइए। हमारे इस बार सैंक्शंस आपने 24 से 25,000 सैंक्शंस लगाए हैं, वो हटाइए। अगर आपको रियली यू आर इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग दिस वॉर, ठीक है? आप घुमा-फिरा के बात मत करिए।
और आपने देखा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि यूक्रेन का तो काम कर नहीं सकता, तो उन्होंने लिबरेशन डे वाला एक वो बोलते हैं ना, वो खेला, सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ज़ेलेंस्की चिल्ला रहे हैं कि चाइना वाले रशिया के साथ मिलके लड़ रहे हैं, हम आपके सोल्जर्स बता दिया, कोई सुनता भी नहीं है। अब कल आपको मालूम है यूएस स्पेशल एनवॉय भी पुतिन से मिले थे। तो पुतिन ने बोल दिया ज़ैपोरोज़िया, खेर्सोन, लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो यूक्रेनियन टेरिटरीज़ है, जिसको हुँ, रशिया ने कैप्चर की है, इसको वेस्ट लेजिटिमेसी दे दे, ठीक है? और आगे जाके आप हमारे रिजर्व्स भी रिलीज़ करिए। तो स्टीव विटकॉफ मान चुके थे, बट वहाँ पे यूएस का एक और एक जनरल है, वो मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया है कि हम रशिया को इतने कंसेशन नहीं दे सकते। हुँ, तो अब रशिया को समझ में आ गया कि उँगली टेढ़ी करनी ज़रूरी है। हुँ, तो उन्होंने बोल दिया चलो हम अपना पेमेंट सिस्टम बना लेते हैं। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बोल दिया कि जिसने भी ये ट्राई किया मैं 100 से 150% टैरिफ लगा दूँगा। हुँ, चाइना पे 145% लगा दिया, ठीक है? और रशिया के ऊपर ऑलरेडी 24 से 25,000 सैंक्शन लगा दिए हैं। उनके ऊपर टैरिफ कट नहीं भी लगाए तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। साउथ अफ्रीका में आपको मालूम है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो गोरे हैं, उनकी फार्मलैंड्स को लेके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ के जो काले लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उधर का प्रेसिडेंट। और जो गोरे लोग हैं वो ट्रम्प के मागा सपोर्टर्स है। तो ट्रम्प ने तो बोल दिया कि मैं तुम्हारे G20 समिट में नहीं आने वाला, ओपनली बोल दिया। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है वो तो ऑलरेडी एंटी ट्रम्प है। उन्होंने जी, बोल दिया भाड़ में जाओ तुम्हारे टैरिफ, हमको कोई फ़र्क लेना-देना नहीं है, हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारे हुँ, पास बहुत सारे रिज़र्व्स हैं। एक चीज़ है, ब्रिक्स के अंदर भारत भी एक वेरी प्रोमिनेंट मेंबर है, ठीक है? RICS में आई तो भारत का है। और अगर ऐसी करेंसी बननी है तो भारत के बगैर बन भी नहीं सकती है। और भारत बोल रहा है कि हम 90 दिन में ट्रेड डील साइन कर लेंगे। भारत बोलता है हमको तो ट्रेड बढ़ाना है। आपके साथ $130 बिलियन है, 5 साल में 4 गुना करना है, 500 बिलियन। तो मेरे हिसाब से भारत होने नहीं देगा, क्योंकि भारत क्यों बोलेगा आ बैल मुझे मार। बाकी लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी लोग अपने हिसाब से वो ये खेल रशिया अपने हिसाब से खेल रहा है। ये हुँ, भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। और मुझे ये लगता है कि अब भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, रशिया सब आप करिए। भारत क्लियर कट बोल देगा पॉसिबल नहीं। हुँ, और एक और एक चीज़ है, अब भारत और अमेरिका दोनों कुछ ही दिनों में मेरे हिसाब से ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। अप्रैल 21 को डेविड वैंस आ रहे हैं, हुँ, माइक वाल्ट्ज़ भी आ रहे हैं भारत। तो एक तरह से इतनी जो विज़िट होती है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक एफटीए साइन हो जाएगा। इसमें भारत का फ़ायदा है, 4 गुना ट्रेड बढ़ेगा हमारा अमेरिका के साथ, इसमें फ़ायदा दोनों का है। देखिए रशिया के साथ हमारा आज की डेट में $66 बिलियन का ट्रेड है हुँ, और 2030 तक बोलते हैं दोनों कंट्री का एक तरह से लक्ष्य है $100 बिलियन का करने का। तो हुँ, 66 प्लस $34 बिलियन ही चाहिए, हुँ, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? 50% ही चाहिए। तो भारत क्यों अभी रशिया की बात मानेगा? भारत का इंटरेस्ट आज अमेरिका के साथ अलाइन होने में है। हुँ, देखिए अमर जी, ये क्या है, जियोपॉलिटिक्स है। इसमें हमको देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा किधर? तो भारत ये मूव को स्टॉल करने वाला है और यही एक सबसे बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन के यहाँ पे पैगंबर बैठे हुए हैं जो चिल्ला के बोलने वाले हैं कि डॉलर खत्म हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। हमें मालूम है ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब 70 भी था डॉलर तब से चिल्ला रहे हैं और आज 87 हो गया। अब 87 का अगर 2-4 $5 कम भी हो जाएँगे तो वो चिल्लाना चालू कर देंगे, देखो डॉलर डॉलर की डेथ हो गई है, वो हो गई है। जो एक चीज़ है, मार्केट फोर्सेस होता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। पर देखा जाए तो डॉलर की जैसी जो लिक्विडिटी डॉलर की है, उसको कोई दूसरी करेंसी मैच नहीं कर सकता। उसके उसके अंदर सिर्फ आईएमएफ का एसडीआर मैच कर सकता है, जिसमें डॉलर का भी वेटेज है और इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, तभी जाके काम होगा। ब्रिक्स करेंसी सब एक तरह से विल बी यूज्ड एज़ अ टूल बाय कंट्रीज़। जैसे कभी रशिया उठाएगा, कभी इंडिया भी उठा सकता है, कभी
अमेरिका को करने के लिए, करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी बनी तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को। आपको मालूम है यूरो में किसका फायदा ज्यादा होता है? जर्मनी कंट्रोल करता है, बाकी सब कंट्रीज को डिक्टेट करता है वो टर्म्स, हुँ, यहाँ पे चाइना करेगा। और अभी आप देखिए चाइना का डेट टू जीडीपी कितना है? 300%। अमेरिका का कितना है? 120%। आप किसको पैसा, आप डॉलर में रखोगे, यॉन में रखोगे, ये बताइए। इसका डेट 120% में है या इसका डेट 300% में? और 120% वाला तो अपना डेट कम करने की कोशिश भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं ना लोग कि ये डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, ये कब, कुछ भी नहीं है। डी डॉलराइजेशन होगा, पर कैसे होगा? इट विल हैपन कि सारा जो फोकस है अमेरिका के ऊपर से हट जाएगा, कॉमन करेंसी बनेगी, आईएमएफ की एसडीआर में बनेगी, पर उधर भी डॉलर का वर्चस्व रहेगा। डॉलर के बगैर कोई काम नहीं होने वाला है। हुँ, अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस जाने नहीं देगा। आपको मालूम है जैसे वर्ल्ड बैंक के अंदर अमेरिका का 16.5% स्टेक है, और अगर वर्ल्ड बैंक में कोई चेंजेस लाने हैं तो उधर 83.85% वोट आपको चाहिए। तो हुँ। अगर कैलकुलेशन लगा ले, बिना अमेरिका के अप्रूवल पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसा ही कुछ नया सिस्टम बनेगा। ठीक है, अमेरिका की थोड़ी सी अ, जो पावर है डिमिनिश होगी, बट ऐसा बोलेंगे कि खत्म ही हो जाए कि 1 रुपया $3 हो जाए, वैसा नहीं होने वाला। ठीक है? लेकिन नहीं। उमेश जी एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझना चाहूँगी कि अभी तक तो ये नज़र आ रहा था कि रशिया और अमेरिका बहुत नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जो ग्रेटर रशिया बनाने की रशियन रिपब्लिक या क्या रशियन यूनियन बनाने की इनफैक्ट बात हो रही थी, उस पे जो है अमेरिका वो एग्री नहीं कर रहा है। तो इस सब के बीच क्या रास्ता निकल पाएगा और जो अमेरिका और रशिया की नज़दीकियाँ दिख रही थी, वो वाक़ई में सच साबित हो पाएँगी? देखिए, ट्रेड नेगोशिएशन चलता रहेगा, इसमें ऊपर-नीचे होती रहती है। हुँ, दोज द कंट्रीज वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। हुँ, लोग अपना वो दिखाना चाहेंगे कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर देंगे। तो हाँ जी। ट्रेड नेगोशिएशन होगा। और आपको जी, मालूम है कि अभी रशिया ने चाइनीज़ कार के ऊपर 45% टैरिफ, 55% टैरिफ लगा दिया। जी, और आपको ये भी बता देता हूँ, रशिया ने कुछ 100 टन्स ऑफ रेयर अर्थ ओर अमेरिका को भेजा है। एल्यूमीनियम के ओर्स भी भेजा है, जो अमेरिका में रिफाइन होंगे कैलिफोर्निया में पेंटागन के लैंड पे। और आपको मालूम है कल अमेरिका में बहुत सारे एनवायरनमेंट रूल्स रिलैक्स भी कर दिए हैं उसके लिए। और एक चीज आप देखेंगे, अभी ईयू और चाइना साथ में आ रहे हैं। हमने पहले भी एक चीज बताया था। कल जी, ईयू और चाइना के बीच में एक बातचीत हुई है जिसमें बताया जाता है कि जो 45% टैरिफ 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया था हुँ, चाइना के ऊपर, और यूरोप ने उसको एंडोर्स किया था, उसको कम करके 25% या 10% कर देंगे। और आपको ये भी मालूम है कि यूरोपियन यूनियन नेटो से निकलना चाहता है। वो अमेरिका की दादागिरी मानना नहीं चाहता। अमेरिका ने बोल दिया आपको 5% मुझे देना पड़ेगा इफ यू वांट द नेटो टू कंटिन्यू। अब यूरोपियन यूनियन बोलता है उसको 5% देने से अच्छा हम अपना ही आर्किटेक्चर बना लेते हैं। तो उसके लिए उसको $800 बिलियन चाहिए। अब देखिए चाइना का भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $816 बिलियन है। हुँ, अब उसने $50 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे हैं। वो लगाए किसने, किधर खरीदे हैं? बताया जाता है उसने ईयू के खरीदे हैं। तो अब चाइना पैसा दे रहा है यूरोप को, ताकि वो अमेरिका के स्फीयर से बाहर आए और खुद अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करे और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हर्ट करे। हुँ, तो ये जियोपॉलिटिक्स का वो चलता जा रहा है, ये एक नेगोशिएशन है। आप, मैं ये बता रहा हूँ इससे कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ करेगा नहीं। आपको मालूम है कि 80 कंट्री में 800 ओवरसीज अमेरिकन बेसेस है। वो ऐसा नहीं है कि चुप बैठने वाले हैं। वो यूरोप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सडनली फार राइट एलिमेंट्स खड़े हो जाए, वहाँ पे यूरोप में गृह युद्ध हो जाए। वी नेवर नो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबलिस्ट ही काम कर सकते हैं। हुँ, और आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प ने ली पेन का सपोर्ट किया था, इलॉन मस्क ने ली पेन का सपोर्ट किया था। हुँ, तो यूरोप सोचता है कि दिस इज एन इंटरफियरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स। बट वही जर्मनी जब अपने कैंपेन भेजता है बाइडेन के सपोर्ट में,
तब उसको इंटरफियरेंस नहीं लगता है अमेरिकन इलेक्शन में। तो ये बात है कि अब इन दोनों के बीच में टसल भी चलेगी, दिस इज अ कॉमन थिंग, वो चलता रहता है। बट आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो शगुफा क्रिएट किया जा रहा है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, 1 रुपया $3 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डॉलर का प्रभुत्व बरकरार रहेगा, क्योंकि क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन की, हमारा इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन का, और चाइनीज इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन की। अमेरिका का डेब्ट है 120%, चाइना का डेब्ट है 300% से ऊपर है। वो उन्होंने बैरली एक्सेप्ट किया है चाइना के जी, चाइना के डेप्यूटी गवर्नर ने। जी। बट एक्चुअल में इससे भी ज्यादा होता है। और एक चीज है, चाइना के अंदर अकाउंटिंग फ्रॉड भी चलता है, तो उनके डेटा पे भरोसा भी नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि जो लोग बोलते हैं कि भारत और चाइना साथ में रहना चाहिए, मेरे हिसाब से आपके अक्साई चीन में, वहां पे वो विलेजेस बना रहे हैं, आपके अरुणाचल के पास में विलेजेस बना रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा तो बॉर्डर इश्यू ही है, और अगर हाँ, बॉर्डर इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनके साथ ट्रेड तो ख़ैर चल ही रहा है, लेकिन उसको लेकर भी पिछले 10 सालों में काफ़ी काम हुआ है कि चाइना के साथ हम कम करेंगे, जो डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन कंट्रीज़ पे, उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। लेकिन अगेन चाइना पे भरोसे की बात करते हैं या और फर्दर एक ऐसा कोएलिशन या इस तरह की किसी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो उसमें चाइना पे भरोसा तभी किया जा सकता है तब तक जब वो हमारी ज़मीन छोड़ेगा, उस उनके साथ बॉर्डर इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, तब कुछ आगे का सोचा जा सकता है, कि हाँ, चलिए अब बात खत्म हो गई, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको चाइना के साथ नेगोशिएट करना है, आप उनको बोलिए अक्साई चीन से गेट आउट। सेकंड एब्सोल्यूटली मैं बोलिए, वही बोल रही हूँ ना। हुँ, और हमें तिब्बत का मसला भी उठाना जरूरी है। जब हुँ, हम दोनों मसले उठाएंगे तब वो अक्साई चीन पे मानेंगे। और उनको जी, बोलना है कि अरुणाचल और सिक्किम को आप इसको मानिए, भारत की टेरिटरी है। हुँ, और सेकेंड, आपको मालूम है पास्ट में लोन एप्लीकेशंस आए आए थे चाइना के, जो यहाँ पे लोगों को हाई इंटरेस्ट पे लोन देते थे, फिर बाद में उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट से, अगर वो भरते नहीं थे तो उनके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉन्टैक्ट्स को भेजा जाता था। फिर गवर्नमेंट ने उनको बैन किया। आपको मालूम है कि ओप्पो, वाइवो और जो जितनी भी चाइनीज फर्म्स है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। हुँ, तो ये चाइनीज कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है। और अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया आपको मालूम ही है, उधर जाके जी, स्पाइन की, उधर जाके उनके पेटेंट्स लिए, उसको उठा के वापस किया। तो चाइना पे भरोसा कहाँ कर सकते हैं। आज हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेड डिफरेंस है $85 बिलियन का है। आज हम कर रहे हैं अपने मर्जी से, जरूरी नहीं है कि हमको चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए बीवाईडी का हमने अलाउ ही नहीं किया। पीयूष गोयल ने, उनको मालूम है। और अगर आप चाइना से इन्वेस्टमेंट लेते हो तो वो आपको डिस्टेबलाइज करेगा। आप आपने देख लिया, एब्सोल्यूटली। पनामा कैनल यूएस ने बनाया था, हुँ, आज हचिसन ग्रुप के उसका कंट्रोल है। ब्लैक रॉक हुँ, बोल रहा है कि मुझे वापस दो, चाइना देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप चाइना के बोलने से कोई मतलब नहीं है, चाइना सुधरने वाला नहीं है जब तक उधर जी जिनपिंग रहेगा। वन, सेकेंड, आपको जो भी चाइना, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना, इंडिया के अंदर जो चाइनीज प्रोपागेंडा चला रहे हैं, दे आर द थ्रेट टू द नेशन। हमारे सोल्जर्स आर वेरी मच केपेबल कि चाइना को एक तरह से बोलते हैं ना, डार्क एजेस में पहुंचा सकते हैं। कुछ हम लोग को, हमें भी प्रॉब्लम होगा। पर आपको मालूम है चाइना का जो भी डेवलपमेंट है उनकी कोस्टल सिटी में, उनके हुँ, 5 सिटी को आप बम्बार्ड कर दीजिए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। जो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन बना सकते हैं। हमारा 4 है, 4 का 2 बनाए तो ही चलेगा, हमारा -2 हो जाएगा, आपका हुँ, -16 कर देंगे। तो जी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में चाइना का ज्यादा नुकसान है। चाइना आए हुँ, तो हाथ दो हाथ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, ठीक है, हमको उनको ऐसे दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू टॉक इन अ वे ऑफ एन हॉस्टाइल थिंग। नेगोशिएशन वी हैव टू बी नॉट वेरी कॉर्डियल, इट हैज टू बी हॉस्टाइल। आपको मालूम है, हमने गलवान के बाद 35 या 36 राउंड टॉक्स कर लिया, क्या हिसाब निकला। गुडी गुडी बात करने से कुछ नहीं होगा। इन चाइनीज के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। शाम पे भरोसा कर सकते हो, चाइनीज पे नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने एक तरह से बायो लैब लगा के रखी है, वहां पे 4,000 पेट्रोजन टेस्ट कर रहे हैं, डिजाइन टू अफेक्ट इंडिया स्पेसिफिकली। तो ये सब ट्रूथ है, ये सब लोगों को समझना जरूरी है, चाइना कितना बड़ा थ्रेट है। इकोनॉमिकली, सोशली, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सबके बच्चे जो देते हैं ना, जो वामपंथी के बच्चे, वो अमेरिका जाके क्यों पढ़ते हैं, चाइना जाके क्यों नहीं पढ़ते। चाइना उनको पैसे देता है।
हुँ। और हमें ज्ञान देने आ जाते हैं। हमारी कंपनीज को टारगेट करते हैं, हमारे पोर्ट्स को टारगेट करते हैं। सब जगह देखिए चाइनीज इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो कहाँ से बात कर सकते हैं? एक बार अमेरिका से आप दोस्ती भी कर सकते हो। अमेरिका में रिकॉर्ड्स भी है, अदानी के ऊपर हमला हुआ तो हमने फाइट भी किया। आज देखिए अदानी से केस भी हट गया। चाइना के पास कुछ भी नहीं है। चाइना आपके देश में आ सकता है, पर इंडियन कंपनीज कैन नॉट ऑपरेट इन चाइना। व्हाई आर इंडियन सॉफ्टवेयर फर्म्स नॉट बीन अलाउड टू वर्क इन चाइना? India companies can work in Japan, but Indian companies are not allowed in China. Simple question. सेकेंड, चाइना अपने जो प्रोडक्शन जो कंपनीज है उनको प्रोडक्शन में उनको सारे जो ग्रांट्स देता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है, उनको भाड़ा भी नहीं लेता है। ऊपर से आप अगर सस्ते में बेचते हो तो उसका आपको क्रेडिट भी इंस्टेंटली दे देता है। उनके डिप्लोमेट्स देखते हैं अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री आपके देश में आ रही है, इमीडिएटली वो भाव कम करके फ्लड कर देते हैं ताकि आपकी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो सके। अगर वॉर टाइम में हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं रही तो हम जीतेंगे कैसे? अभी जो भी विशेषज्ञ सब बोल रहे हैं 2029 या 30 में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अमेरिका कोई पागल नहीं है, हर जगह जाके रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कर रहा है। ग्रीनलैंड में वो देख रहा है, कनाडा में देख रहा है, कॉन्गो में देख रहा है, यूक्रेन में देख रहा है। अभी तो डेलीगेशन उन्होंने पाकिस्तान में भी भेजा है। कल पाकिस्तान में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था, हुँ। जिसके अंदर पाकिस्तान जिसमें यूएस का स्पेशल एनवॉय उधर गए थे। उन्होंने जी। बोल दिया बलूचिस्तान को हमको दे दो, नहीं तो वहां पे हम डेमोक्रेसी मूवमेंट चालू कर देंगे। कब आपको मालूम है मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया कि बलूचिस्तान इज फ्यू डेज अवे फ्रॉम गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड यूएन Declaring रिकॉग्निशन। independence. Yes, exactly. तो He इसका was मतलब क्या announcing to say in Pakistan's parliament. है? He यस, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं अंबर जी मैं यही समझा रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड वी आर ट्राइंग टू डाइसेक्ट। हम यहाँ पे डाइसेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और आगे क्या हो सकता है। और ये एक तरह से जो बोलते हैं ना, दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है जो मुझे लगता है। अगर कोई मुझसे नहीं मानता है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा उनको, टेल मी द ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल। आप मुझे बताइए कहाँ गलत हूं मैं। सिर्फ ये मत बोलिए कि उस आदमी ने ऐसे बोला है वो सही है। टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग। बस सिंपल सा बात है। और क्योंकि आपको मालूम है चाइना का डेट टू जीडीपी 300% है। मैं 300% in fact 0.3. मैं कब से बोल रहा था, कोई मेरी बात मानता नहीं था। और जी, जी, अभी तो बिल्कुल। दस आपने पंद्रह दिन बोला आप पहले से बोलते थे लेकिन उसके बाद ही वहाँ से कन्फर्मेशन आया, चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये 300% प्लस जो उनका डेट टू जीडीपी है वो ज़्यादा है। ये ये विशेषज्ञ, ये कोई भी चाइनीज, ये जितने बड़े विशेषज्ञ रहेंगे ये कभी बात नहीं करेंगे। हुँ, ना तो हमको कोई, मैं तो ना तो मैं चाइनीज, मैं कहीं से हमको पैसे आते नहीं है। मैं खुद हुँ। इंडियन टैक्सेस भरता हूँ और जी। बनिया हूँ। मुझे मालूम है पैसा कहाँ से आता है, पैसा बनाना कैसे है। हमको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंड द मनी, मुझे मुझे वी तो अंडरस्टैंड। थोड़ी-सी ट्रेनिंग दे दीजिएगा उमेश जी पैसा बनाने की क्योंकि मैं मैंने आई तो एम नॉट गुड एट मैनेजिंग मनी। मैंने तो आपको बोल ही दिया है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करती है। पहले तो आप थोड़ा-सा यू नीड टू रिमेन इनएक्सेसिबल एंड फोकस ऑन योर वर्क, रादर यू हैव मेड योरसेल्फ अवेलेबल टू एवरीवन। तो आपका ये स्कैटर्ड फोकस आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ एक तरह से अपने पर थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड होइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ सेल्फिश होइए, सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है। और भारत अभी वही कर रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री है, भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो अपने आप ही सेल्फ सेंटर्ड के हैं। हमारा फायदा कहाँ है वो बताओ? हम इसराइल को माल बेचेंगे, हुँ, भाड़ में गया पैलेस्टीन का इश्यू, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम हम रशिया से माल लेंगे, ऑयल लेंगे, प्रोसेस करके यूरोप को चिपकाएंगे। चाइना से हम कंपोनेंट्स लेंगे, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके हम अमेरिका को चिपकाएंगे। ये फायदा होता है, हमारा फायदा। ये चाय वाला कर सकता है। ये हार्वर्ड का जो पुराना हमारा पीएम था जो चौकीदारी करता था, 10 जनपति, वो वाला आदमी नहीं है। चाय वाला काम कर सकता है, उसको मालूम है क्या होता है। और इंडिया में आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक्स देन एनी अदर पर्सन। हुँ। किसी भी आप चाय वाले से जाके बात करेंगे ना, उसके पास इतना ज्ञान का भंडार रहेगा पूछो मत, क्योंकि जो भी आता है सब बात करते भी है। एग्ज़ैक्टली और वहीं पे सारी चर्चाएँ होती हैं, दुनिया भर का हाँ, ज्ञान वहीं पे। तो सोचिए वो चाय बनाते वक्त कितना सुनता होगा।
उसको कितना मालूम होता होगा, और जो सुनता ज्यादा है उसको वो प्रोसेस भी करता है। तो जी, मैं ये बोलता हूँ भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी जी है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप देखेंगे तो बिल्कुल। जो बड़े-बड़े डिग्री लेके बैठे हैं, हार्वर्ड ये लॉ ये सब जो लोगों को उनको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। हमारा ब्रांड ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको बोलते राइट, हैं बनियानॉमिक्स। वो समझना पड़ेगा और उसके अंदर पैसे कैसे बचाओ और पैसे बचा के अपना फ़ायदा निकालो और अपने लोगों के लिए करो। जब तक आप सशक्त नहीं होंगे, लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। आप बोलोगे हम बिल्कुल, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, $4 ट्रिलियन से आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। बिल्कुल। आपको यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वही पीयूष गोयल ने बोला है कि आप स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, वो 10 मिनट डिलीवरी दे रहे हैं। उससे क्या किया, 2 लाख लोगों को 2 लाख मॉम एंड पॉप स्टोर्स क्लोज्ड। आपने एम्प्लॉयमेंट कितने एंड को ऑल्सो दिया? मैंने ये देखा कि आप चाहते हो कि एक आम और गरीब का बच्चा बस आपके अमीरों के खाने इधर से उधर पहुँचाता रहे। इसके हाँ, अलावा क्या आपने विज़न स्टार्टअप्स में निकल कर आ रहा है? हाँ, ये वो बहुत ही उन्होंने अच्छी बराबर बात उन्होंने कही है। हाँ, जिसको देखिए डिलीवरी जिसको बोलो डिलीवरी हर चीज़ की तो डिलीवरी हो रही है। सारे यंगस्टर डिलीवरी करने पे लगे हुए हैं भाई। कुछ तो ढंग का लेके आओ ताकि युवाओं में स्किल डेवलप हो, कोई ढंग का काम करे। अब कब तक डिलीवरी पे इंसान कितना पोटेंशियल है डिलीवरी में भाई। डिलीवरी करके इंसान 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है और वो डिलीवरी एजेंट्स क के साथ ये जो ऐप्स हैं, कितना बुरा उनके साथ व्यवहार होता है। बोलते पूरे-पूरे हैं दिन वो लगे रहते हैं और लोग भी 10 उनके साथ उनको मिसट्रीट करते हैं। 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं और वो अपनी जान लगा के अब डिलीवरी करते हैं आपको। और सेकंड उनको इल ट्रीटमेंट किया जाता है, पुलिसमैन करते हैं, सब लोग उनको आई रियली पिटी फॉर दिस पीपल। इन लोगों को ना तो ये जो एप्स है जो करोड़ों के वैल्यूएशन लेके बैठते हैं और ये जितने भी इनके मालिक है पूरा लॉस मेकिंग कराते हैं। इनको बाहर से फंडिंग मिलती है, इनको इश्यू लाना है, फिर बाद में लोगों को अपना माल चिपकाना है और खुद अपने आप को लंबोर्गिनी और कहीं पे जाके वो बड़े-बड़े पैलेसेस खरीदना है। उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ ऑल एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूट एंड प्लंडर। इसको धंधा नहीं एब्सोल्युटली, बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्कुल, आप बेवकूफ बनाना और वो भी बिल्कुल, सोफिस्टिकेटेड वे में। बिल्कुल। बस ये तो यही सारा कुछ आज हमने समझा कि कैसे भारत इस पूरी इक्वेशन में अपने लिए बेहतर मौके निकाल सकता है, किस तरह से उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकता है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा और उमेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम।